हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथ ही अब आप सभी के एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बच चुका है और मेरे तरफ से जितना हो रहा है हम लगातार आप सभी के लिए कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आपके लिए एक और बेहतर बुक लेकर आए हैं साथी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। आप सभी लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि रंजीत आईएएस सर का ये एक बेहतर बुक है जो कि मेरी नज़र में बहुत दिनों से था, सोशल साइंस का बुक। इसमें आपका जो 80 क्वेश्चन जो आपका जीएस का है उन सभी का आपका यह बुक में दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक प्रकार से कहा जाए साथी तो यह जीएस का बुक जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। काफ़ी सारा इसमें हम प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को देखे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा हमें क्वेश्चन, जो कि मुझे लगा कि आप सभी को अंतिम रूप से यह भी प्रदान करा देना चाहिए था। इसलिए हम आपका आज से ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह सेशन अच्छा लगेगा और लगातार आप सभी के लिए करेंट अफेयर तो चल ही रहा है, तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा चैनल से। साथी जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से साथी जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। साथी थोड़ा सा आजकल देख रहे हैं कि अपना जो चैनल का जो पहले जैसा एक प्रकार से कहा जाए कि प्यार मिलता था वो प्यार नहीं मिल पा रहा है। वजह क्या है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी हो अपना काम पूरा तरह से ईमानदारी से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। लगातार आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चलने वाला है ये, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है साथी, चोलों के समय पर राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित था। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजराजेश्वर मंदिर कई बार पूछे गए प्रश्न है इसके बारे में, तो यह आपका होगा तंजावुर, ठीक है। तंजावुर कहाँ पड़ता है तो साथी यह आपका तमिलनाडु में पड़ता है, जहाँ पे क्या है तो चोलों के द्वारा यह निर्माण किया गया राजराजेश्वर मंदिर है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर लें तो कहता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय का नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। देखिए वैसे अगर हम बात कर लें तो साथ ही एक चीज़ आपको बता दें कि आपका जो जीएस है, जीएस में हम इतना कुछ आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही पढ़ा चुके हैं कि आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, और एक भी मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपसे छूटेगा, इतना ज़्यादा करवा दिए हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिए सारा, अगर आप रुक्मणी पब्लिकेशन से लेकर किरण पब्लिकेशन, रंजीत आईएएस सर, अध्ययन मंत्रा, जितने भी है एडुटेरिया, इन सभी का अगर आप 2 से 3 बार लेक्चर को देख लेंगे हर लेक्चर, तो 100% गारंटी देते हैं कि आपसे बेहतर कोई स्टूडेंट नहीं होगा इस शिक्षक भर्ती में दावेदारी के लिए। लेकिन थोड़ा सा आप लोग देखते नहीं हैं, ये दिक्कत है। देखा कीजिए, आपके लिए ही है। अब बहुत ही कम समय बच चुका है और आप देख रहे होंगे कि आपसे ज़्यादा अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, तो थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाइए, नहीं तो फिर बहुत ही बुरा स्थिति होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों के बारे में, तो आपको हम कई बार बताए हैं कि अपने जो भारतीय संविधान में है वह आपका क्या है तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कौन से तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। कोई समस्या तो इसी के अंतर्गत आपका आर्टिकल जो है 32, यह क्या कहता है तो यह कहता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। किसके द्वारा तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि आपका जो यह क्वेश्चन है किस लेवल का है, कितना बेहतरीन है। हम धीरे ही लाते हैं लेकिन चीज़ों को बेहतर चीज़ को लाते हैं, ठीक है। बहुत सारे देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल पड़े हुए हैं कि जितना बुक आ रहा है सब बुक को पढ़ा रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको प्रेशर बन जाएगा, उनको व्यूज़ जा रहा है, बुक वाले का बुक बिक रहा है, आपको टेंशन हो जाएगा कि कौन सा बुक पढ़ें। इसलिए सीमित पढ़िए, सब में लगभग क्वेश्चन जो है एक ही घुमाया गया है, तो चीज़ों को सीमित पढ़िए, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, जो पढ़िए सटीक पढ़िए। तो साथ ही सत्यमेव जयते जो है यहाँ पे किस में लिया गया है तो याद रखना है मुंड उपनिषद में लिया गया है। किसमें, मुंड उपनिषद से लिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है सभी को पता होना चाहिए कि साथ ही सत्य की ही जीत होती है। इसका मतलब जो कि किस में लिया गया है, मुंड उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला
व्याकरणविद थे। देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कितना बेहतर है। अगर हम बात कर ले तो ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी लेवल में, यूपीपीएससी में मिलेगा। फिर हम बात कर ले तो एसएससी का भी ऐसा नहीं है, भले ही एसएससी का भी नॉर्मल एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम होता है, लेकिन एसएससी का भी जो जीएस और मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन होता है अच्छे का हालत ख़राब कर देता है। तो उस सब क्वेश्चन को आप लोग देखिए, अपने लेवल का क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो बुक इतना निकल गया है ना, ये टेंशन दे रहा है। शिक्षक भर्ती एक प्रकार से कहा जाए ना तो आप लोगों के लिए तो टेंशन है, लेकिन जो बड़े बड़े कोचिंग संस्था वाले हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या फिर ऑफलाइन, उन लोगों के लिए एक बिजनेस बन गया है। अब बताइए आप लोग, 2 महीना का टाइम मिला है उसमें, और इस 2 महीने में रुक्मणी पब्लिकेशन हो चाहे कोई भी हो, किरण पब्लिकेशन या कोई भी, हम किसी का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ सोचना चाहिए स्टूडेंट के नज़रिए से कि क्या ज़रूरत था इतना बुक निकालने का। वॉल्यूम 1 निकल चुका, इतना 15 दिन 20 दिन बचा हुआ है, अब वॉल्यूम 2 निकाल दिया गया है। तो इसमें बच्चे को क्या होगा, प्रेशर होगा कि कौन सा बुक पढ़ें, कितना बुक पढ़ें। अभी तक अगर हम बात कर लें, मेरे आसपास में स्टूडेंट्स हैं जो कि शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, हम पर्सनली उनको गाइड भी करते हैं, तो हम देखते हैं उनके रूम में बुक भर चुका है। हम मना करते हैं, फिर भी उनके अंदर क्या है कि इनके अंदर एक मतलब कहा जाए तो ऐसा है कि सर अधिक से अधिक बुक ले लेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे तो शायद मेरा निकल जाए, ये उनका मतलब कहने का मतलब है। तो सभी नो डाउट कि सभी बच्चे में यही चीज़ होगा कि इतने दिनों के बाद वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी मेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा सा समझना चाहिए उन शिक्षकों को, उन संस्थाओं को कि बच्चा ऑलरेडी परेशान है, उनको परेशान करने के नहीं बल्कि एक अच्छा सुझाव देना चाहिए था। तो इसलिए हम आपका जो नया बुक आया है, हम नहीं आपको इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं, आप लोग बजाय जान चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए साथी, यह क्या था, आपका व्याकरण भी जो है यह आपका पाणिनि है, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए पाणिनि के बारे में कि जो कि संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणविद रहे हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाणिनि के बारे में सभी लोग जानते होंगे, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। देखिए क्वेश्चन है जो बहुत ही बेहतर है, और सिंधु घाटी सभ्यता पे अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे तो हमें नहीं लगता कि आपसे मिस होगा, क्योंकि बहुत बार इस पर चर्चा किया गया है, एक टॉपिक पे चर्चा किया गया है, और यह आपका दयाराम सहनी जी के द्वारा किया गया था। साथ ही कब, तो वर्ष 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा चैनल जो है यह ग्रोथ ना होने का वजह ही है कि हम थोड़ा सा सच बोलते हैं, थोड़ा सा लेजी टाइप का धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है। अक्सर हम जितना भी शिक्षक भर्ती वाला चैनल देख रहे हैं सारा लगभग ग्रोथ कर चुका है, सारा लगभग 20,000 30,000 ऐसे सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन हम वहीं हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कहना है कि मुझसे एक ही आदमी 2 आदमी पढ़े, लेकिन उसका सिलेक्शन होना चाहिए और उसको एक बेहतर समझ होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य है, और मेरा उद्देश्य बदलने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम व्यापार कर नहीं अपना चलाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, और नाम तब बनते हैं जब किसी पे भरोसा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग चैनल बने रहिए, इधर उधर मत भटकिए। एक भी लोग वैसे नहीं है, 5,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन 3-4-5 दिन से मेरा वीडियो जो है कोई लोग नहीं देख रहे हैं, 100 150 200 लोग देख रहे हैं। तो उससे समस्या कुछ नहीं है, बस यही है कि आप अपना चीज़ को लॉस कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास जो नॉलेज है तो है ही, तो आप इस चीज़ को लॉस मत कीजिए, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो कहता है बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है। साथ ही यह आपका किस जिले में है जल्दी से कमेंट करें। तो ये आपका होगा पटना जिले में, ठीक है। पटना जिले में जो है यह भारतीय जन नाट्य संघ की जो है इसकी स्थापना, इसकी स्थान जो है पटना की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म को तैयार किया था। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3 मई वर्ष 1913 को बम्बई के फोर्लेसन थिएटर में, ध्यान दीजिएगा, बम्बई के फोर्लेसन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नामक अपनी पहली मूवी को क्या किया था, तो दर्शकों को दिखाया था। किसने, तो याद रखेंगे दादा साहेब फाल्के ने। और इनके नाम पर ही अभी देखा जाए तो फिल्म जगत में सबसे बड़ा अवार्ड जो माना जाता है यह आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड को माना जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से
नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। साथ ही नृत्य का जो शास्त्रीय रूप है यह कौन सा है, तो याद रखना है यह आपका हो जाएगा मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी जो है यह आपका शास्त्रीय नृत्य है। बाकी जब ये सभी जो है यह क्या है, तो यह आपका लोक नृत्य है। चांग, भांगड़ा और आपका मयूरभंज का छौ जो है ये सभी क्या है, तो यह आपका लोक नृत्य है। लेकिन आपका मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1984 पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। 1984 के जो लेखक हैं यह कौन है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएंगे, तो जॉर्ज ऑवरवेल हो जाएंगे। जॉर्ज ऑवरवेल के द्वारा साथ ही 1949 में, ध्यान से सुनेंगे, 1949 में जो है यह बुक को प्रकाशित किया गया था 1984 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं 5 देखिए 10 देखिए, लेकिन ध्यान से पूरा लेक्चर देखिएगा। ठीक है, कहता है भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बेहतर बुक में आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन जो है। तो यह आपका हो जाएगा बिहार राज्य में। बिहार राज्य में सबसे पहली बार क्या हुआ था, तो जमींदारी उन्मूलन कानून को लागू किया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात कर लें तो कहता है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। देखिए जीएस का क्वेश्चन बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह बुक आप शिक्षक भर्ती नहीं बल्कि जो 69 दे रहे हैं वो भी अगर देखेंगे तो उनको भी बहुत सारा जीएस कंप्लीट हो जाएगा इस बुक से। ठीक है, तो यह आपका जो होगा क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करते चलिए आप सभी लोग। इसका राइट आंसर होना चाहिए जो वो क्या होंगे, तो आपका साथी 29 जून वर्ष 1968 को हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन पहली बार बिहार में 29 जून 1968 को लगा था, जो कि आप लोग इसको याद रखेंगे। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है। देखिए आप सभी लोग हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, आधुनिक इतिहास जो है पूरा बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, तो वहाँ पे हम आपको पढ़ाए थे बंगाल के बारे में। ठीक है, बंगाल में जो है कुछ नवाबों का उदय होता है जिसमें सिराजुद्दौला का भी बात आता है। तो सिराजुद्दौला के समय ही यह क्या होता है, ब्लैक होल एपिसोड कह लें या फिर ब्लैक होल घटना कह लें, काल कोटली घटना कह लें। तो यही कारण था जो क्या होता है साथी, तो आगे चलकर प्लासी का युद्ध हमें देखने को मिलता है। इसमें कहानी क्या था कि 146 लोग थे। ठीक है, 146 लोगों को एक छोटे से रूम में कैद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, जिसमें से अधिक से अधिक लोग क्या हो गए थे, तो मर गए थे उसमें उम्मस के कारण, दम घुटने के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कहानी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है बिहार कितने देशांतर तक स्थित है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको बिहार हो या फिर भारत हो, इसका भौगोलिक परिचय हम बहुत ही अच्छे ढंग से पहले ही दिए हुए हैं। तो बिहार जो है यह देशांतर स्थित जो इसकी है यह कितनी है, तो यह आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, तो 83 एक सेकेंड कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर पर स्थित है बिहार। और यहीं आपसे पूछ दे कि साथी देशांतर ना देकर आपसे अक्षांशीय पूछ दे, तब आप क्या बोलिएगा, तब आपको बोलना है कि कितना हो जाएगा, तो 24 डिग्री लिख लेंगे कहीं पे, 24 डिग्री 20 सेकेंड आपका उत्तरी अक्षांश से लेकर क्या है साथी, तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग याद रखेगा, डाटा जो है थोड़ा हम भी लड़खड़ा जाते हैं बोलने में, तो कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध के ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो 100% इसका आंख बंद करके आंसर दे देंगे। बस इतना ही पढ़ने के बाद आप आंसर कर देंगे। युद्ध के बाद पूछ रहा है अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने आश्रय दिया था, तो ये कौन सा युद्ध हुआ था, याद कीजिए। आपका बक्सर का युद्ध कब होता है, तो 22 अक्टूबर सन 1764 को। ठीक है, इसमें क्या हो गया था, तो 3 नवाब थे, एक आपका अवध के नवाब शुजाउद्दौला और
दिल्ली के शासक मुगल अंतिम शासक शाह आलम द्वितीय, और कौन थे तो याद कीजिए एक आपका मीर कासिम थे। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे, 3 के द्वारा बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय होता है और इसके बाद एक संधि होती है जिसमें अवध के नवाब को क्या कर दिया जाता है तो उनको कुछ वेतन भत्ते दिए जाते हैं और उन पे आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन INA से संबंध नहीं है, INA से संबंधित जो नहीं है इसमें से कौन सा नहीं है, तो यह आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है तो RC दत्त जो है यह आपके हो जाएंगे। ठीक है, RC दत्त की हम अगर बात कर ले तो RC दत्त जो हैं यह प्रमुख आर्थिक विश्लेषक और कांग्रेस के 15वें सदस्य के अध्यक्ष रह चुके हैं, अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है RC दत्त के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। अब क्वेश्चन जो है कितना लेवल बेहतरीन है देख सकते हैं, अगर आप डीप में पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा ये चीज़। कौन एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो योगी बन जाते हैं और दार्शनिक बन जाते हैं अंतिम रूप से, जल्दी से बताएं तो यह आपका हो जाएंगे कौन तो याद रखना है अरबिंदो घोष। ठीक है, भारत के अगर हम बात कर ले तो राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और एक आपके आते हैं अरबिंदो घोष। ये 4 जो व्यक्ति थे यह क्या थे तो एक क्रांतिकारी समूह के व्यक्ति थे, गरम दल के नेता थे, याद रखेंगे। और अंतिम रूप से यह क्या करते हैं तो साथी बाद में यह क्रांतिकारी रास्ते को छोड़कर आपका योगी और दार्शनिक बन जाते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समाधान हेतु, एक सेकंड साथी थोड़ा क्लियर हो जाएगी, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया, भारत में कब आया था। देखिए क्वेश्चन है जो आपको कैसे घुमा रहा है, देख सकते हैं ना, सीधा भी यहाँ पे पूछ सकता था कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, यहाँ पे कितना घुमाया गया है। तो इसी में अगर बच्चा नहीं पढ़ेंगे तो गलती कर देंगे। तो क्रिप्स मिशन जो आया था हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा क्रिप्स मिशन भारत कब आए थे, तो ये आपका हो जाएंगे साथी 23 मार्च वर्ष 1942 को क्रिप्स मिशन जो है यह भारत आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं तो कहता है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हो गई थी। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु होती है यह आपका 1799 में, यह किस में होती है तो श्री रंगपट्टनम में होती है, याद रखेंगे। श्री रंगपट्टनम जो है यह आपका आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध हो रहा था, इसी में आप लोग याद रखेंगे 4 मई 1799 ईस्वी को साथी टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्री रंगपट्टनम, यहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में जिला सबसे बड़ा जिला कौन है। जनसंख्या की दृष्टि से 100% है कि जो सबसे बड़ा जिला है वह आपका पटना होगा, क्योंकि पटना जो है राजधानी है और राजधानी में लोग अक्सर ज़्यादा निवास करते हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार होते हैं, रोजगार के अवसर होते हैं और एक प्रकार से महानगर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कहता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए आंग्ल और मैसूर जो युद्ध है यह कितने हुए थे, 4 हुए थे। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है क्या हो जाएंगे आपके, तो यह आपका हो जाएगा मंगलोर। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह आपका मंगलोर की संधि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कब होती है यह भी आपसे पूछ देगा, तो 1784 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को चीज़ समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको हम कहते हैं IORA का सदस्य नहीं है। तो साथी यह आपका कौन हो जाएगा, इसमें जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए। यह हमारे ख्याल से अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान जो है हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है और इसमें कुल सदस्यों की संख्या आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा, तो साथ ही याद रखना है
कुल 21 सदस्यों की संख्या है और इसकी स्थापना आपका 97 में होता है। कोई दिक्कत? हर चीज़ हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है डेथ वैली किस देश में स्थित है? डेथ वैली जो है यह किस देश में स्थित है? तो यह आपको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, यूएसए में जो है यह आपका डेथ वैली स्थित है और यहाँ सबसे गर्म और नीचा स्थान पाया जाता है। यह भी आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश है। देखिए ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां जो देश है यह आपको याद रखना है कौन है। तो साथ ही यह हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो है यह ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश है और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी यह भी आपसे पूछ दिया जाएगा। तो साथ ही यह आपका 2006 में होता है। ठीक है, इसके कुल सदस्य हम बात कर ले तो इसमें आपका कौन है तो याद रखना है ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चीन है और आपका दक्षिण अफ्रीका 5वां देश बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आल्प्स पर्वत जो श्रृंखला है यह आपको यूरोप में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक जो भाग है यह कौन सी गैस का है? चलिए देख लेते हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या आपका जल वाष्प में है, ओजोन है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है? तो यह आपको याद रखना साथी, यह कौन हो जाएंगे? तो आपका जल वाष्प हो जाएंगे। ठीक है, जल वाष्प जो है यह अधिक मात्रा में पाई जाती है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? तो नहर सिंचाई पद्धति जो है ये आपका किस भाग में है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये हो जाएंगे आपके, एक सेकेंड साथी, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है नहर सिंचाई पद्धति सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। और इसके बाद भारत के अन्य राज्यों में हम बात कर ले तो आपका पंजाब हो सकता है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार आपका और पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इस क्रम में आप लोग याद रखेंगे। लेकिन सबसे पहला वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? चलिए आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ दिया है तो जल्दी से बता दीजिए इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो याद रखना है आपका साथी क्या होगा? तो यह आपका होगा सब गिरिर परियोजना, जो कि गुजरात बिल्कुल गलत है। सब गिरिर परियोजना की हम बात कर ले तो यह आपका कहाँ है? तो साथी यह आपका गुजरात नहीं बल्कि केरल में है। बाकी सभी के सभी राइट आंसर हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। तो कहता है भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भागों पर खेती होती है, वह आपका हो जाएगा कहाँ? तो साथी याद रखना है गेहूँ की। ठीक है, गेहूं की जो है यह भारत में संपूर्ण विश्व की अगर हम बात कर लें, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, याद रखेंगे, पूरे संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 20% खेती सिर्फ भारत करता है। याद रखेंगे, ये सब फैक्ट है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और भारत में पीत क्रांति का संबंध है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीत क्रांति कहीं पे सुने थे आप लोग? जल्दी से बताइएगा आप लोग कमेंट में। पीत क्रांति के है जो कि इसको संबंध जो है या क्या है? तो तिलहन के उत्पादन के साथ है। ठीक है, बहुत सारा क्रांति है, हरित क्रांति है, आपका उजला क्रांति है, लाल क्रांति है, तिलहन क्रांति है, बहुत सारा क्रांति है जो कि ये सब आपको याद होना चाहिए, शायद आपसे क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? अब ये क्वेश्चन बताने लायक नहीं है। खरीफ फसल, रबी फसल क्या आप लोग नहीं जानते हैं? जल्दी बता दीजिए। तो यह आपका हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ खरीफ फसल नहीं है। और खरीफ फसल की हम बात करें तो इसमें चना आता है, गन्ना आता है, कपास आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, ये सभी चीज़ आते हैं। थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान
हैं। साथ ही सबसे अधिक हम चायों की अगर बागान की बात कर लें तो यह आपको याद रखना है असम में है। ठीक है, ये बताने लायक बात नहीं है, असम में सबसे अधिक जो है ये चाय की बागान है, इसमें नो डाउट। आगे बढ़ते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऊर्जा का गैर परंपरागत जो स्रोत है इसमें से कौन सा नहीं है, तो यह आपका प्राकृतिक ऊर्जा होंगे। ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा जो है यह आपका ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, इस प्रकार से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कहता है क्वेश्चन, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। तो साथी यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी से बताते चलिए, यह आपका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा जो है यह आपका राइट आंसर होगा। भूतापीय ऊर्जा सबसे कम ऊर्जा भूमंडलीय ताप को बढ़ाता है और यह गैर परंपरागत या फिर आपका कह लें हम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की जो सामान्य जाति है यह आपको याद रखेंगे कौन सी है, तो साथ ही यह आपका यूकेलिप्टस है। ठीक है, यूकेलिप्टस जो है यह आपका नीलगिरी पहाड़ियों के सामान्य रूप से पेड़ों की प्रजातियां हैं जो कि आपको याद रखना है जाति है। ठीक है, आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है। देखिए चीड़ के वनों से संबंधित पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड जो है यह चीड़ के वृक्ष हिमालय के बाहरी ढाल और शिवालिका की पहाड़ी से हम अगर बात कर ले तो 700 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है, जो कि आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम अगर बात कर ले तो शायद मेरे ख्याल से 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस 15 प्रैक्टिस सेट को 15 दिन में आप इम्तिहान से कर लीजिएगा, बहुत कुछ बढ़ेगा आपका नॉलेज, ये 100% गारंटी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिएगा, हो सके तो प्लीज़ आप लोग अंतिम रूप से एक बार सेशन को शेयर करते चलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका यह एग्ज़ाम का इस जो कड़ी का है यह अंतिम प्रैक्टिस सेट हमें लग रहा है। अगर और भी कोई प्रैक्टिस सेट वैसे अगर मुझे अच्छा लगा तो 100% नो डाउट कि हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। देखिए हम आपका प्रैक्टिस सेट नहीं देखते हैं, उसमें का क्वेश्चन को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट ना जाने अगर हम बात कर ले तो अभी तक बिहार के इतिहास में ऐसा हम पहली बार देखे हैं कि शिक्षक भर्ती में कोई ऐसा पब्लिकेशन नहीं है जो अपने किस्मत को आजमाया नहीं है। सब प्रैक्टिस सेट इतना पड़ा हुआ है, दुकान पे आप जाइएगा मार्केट में इतना प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहा है जो कि बच्चा कभी कभी नाम नहीं सुना होगा, वैसा वैसा पब्लिकेशन देखने को मिल रहा है। तो ये बस है क्या, तो बिजनेस है। ठीक है, बच्चों को कुछ भी हो, बच्चा सेलेक्ट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, अपना घर चलना चाहिए, ये लोग सोचते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है, जो लगता है मुझे कि 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बीपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत आता है तो ही हम उस बुक को लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते हैं। भले ही सब्सक्राइबर ना हो, देखने वाला ना हो, वो अलग बात है। नाम कमाओ तो अच्छा से कमाना चाहिए, नहीं तो नाम में क्या रखा है, ये मेरा सोच है। चलिए बढ़ते हैं आगे तो ध्यान दीजिएगा। भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया है। देखिए भारत में कब से रुपया चालू बोला है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो चुका है। तो यहाँ पे हम अगर इस पर चर्चा कर लें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपको लोग को जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो होगा आपका वर्ष 1994 हो जाएगा। ठीक है, भारत ने सन 1994 अगर हम बात कर ले तो चालू खाते पर रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया था। और चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ होता है आपका वस्तु एवं सेवाओं के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध ना होना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ठीक है, पूर्ण परिवर्तनीय का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है वस्तु पर और सेवाओं पर जो है यह सरकार के द्वारा आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध ना हो, इसी का मतलब होता है पूर्ण परिवर्तनीय। चलिए बढ़ते हैं आगे तो कहता है फर्मों द्वारा बाहरी अन्य फर्मों या लोगों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान डैश कहलाता है। क्या कहलाता है साथी, आप सब लोग यहाँ पे देखें और अपना अपना आंसर दीजिए। तो यह आपका कहलाता है क्या, तो याद रखना है बहिर्निहित लागत कहलाता है। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, वही निर्हित जो लागत है यह फार्मों या फिर फार्मों के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान होता है। जैसे हम मजदूरी कह लें, मजदूरी में करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको वेतन मिलता है, तो वही आपका इस क्रम में आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। मानकर चलिए आप शिक्षक बनते हैं, तो आप एक महीने अपने विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क पूरी अपना 100% अपना योगदान देते हैं, तो बदले में जो आपको उस मेहनत का फल मिलेगा, सरकार के द्वारा आपको वेतन मिलेगा, वही क्या हो गया, तो आपका वर्ही निर्हित लागत कहलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है किस कर को संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसका उगाहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये सब क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो लेवल है बेहतरीन है, इसमें कहीं भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। साथ ही यह हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा, तो याद रखना है स्टाम्प शुल्क। देखिए स्टाम्प शुल्क की हम अगर बात कर लें तो यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी संघ द्वारा लगाई जाती है, लेकिन इसका उपागम जो करता है वह या फिर वितरण जो है यह किसके द्वारा, तो राज्य के सरकार के द्वारा की जाती है। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कहता है मुद्रास्फीति आती है जब समग्र आपूर्ति क्या हो, तो साथ ही याद रखना है यहाँ पे समग्र मांग से कम हो। ठीक है, मुद्रास्फीति कब आती है, जब आपूर्ति में कमी हो और मांग में अधिकता, मूल्य बढ़ रहा हो, तभी हम क्या कहते हैं, तो मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ऐसे चीज़ों को, जो कोई देश में ऐसा वस्तु है जिसकी मांग बढ़ रही है लेकिन उसकी डिमांड कम है, ठीक है, इसी को हम कहेंगे मुद्रास्फीति आ चुका है, मुद्रास्फीति हो चुका है। आपका इकोनॉमिक्स का ये शब्द है। आगे चलते हैं तो कहता है बैंक में लोकपाल की क्या भूमिका होती है, बैंक में लोकपाल की क्या भूमिका होती है। साथ ही ग्राहकों को शिकायत का तेजी से निवारण और भुगतान उपलब्ध कराना जो है यह आपका लोकपाल का भूमिका होता है, कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है गठबंधन सरकार के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। देखिए गठबंधन सरकार की बात की जा रही है और अभी 100% ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि देश में, राज्य में चुनाव का एक माहौल बना हुआ है और 100% जो है आप लोग देख चुके होंगे कि अभी जितने भी विपक्षी दल है वो सब एकजुट हो रही है, तो इसी को हम गठबंधन कह लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होंगे वो आपका क्या होगा, तो साथ ही यह आपका होगा शक्तियों को दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच झांसा करना ही गठबंधन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। किस प्रकार की सरकार निःशुल्क एवं निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती है और जहां वर्तमान सरकार को अपना शासन खोजने की प्रबल संभावना रहती है, तो यह आपका होगा राइट आंसर क्या, तो याद रखना है लोकतांत्रिक सरकार में। लोकतांत्रिक का मतलब तो पता ही होगा, लोगों का तंत्र होता है, जनता का शक्ति होता है, जनता के पास सभी कुछ अधिकार होते हैं और इन्हीं के पास क्या रहता है, तो साथ ही निष्पक्ष चुनाव कराने के ताकत होते हैं और सरकार में परिवर्तन, सरकार को चुनने का सभी तरह के अधिकार रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है क्या है, आप सभी लोग बता दीजिए यहाँ पे अपना ऑप्शन देखकर, ताकि कोई समस्या ना हो। थोड़ा सा यहाँ क्लियर होने दीजिए, अपना आंसर दे दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे है, मेरे ख्याल से अगर बात कर लें तो यहाँ पे ग्राम सभा होना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा जो है यह लोकतंत्र का उदाहरण है, जिसमें ग्राम स्तर पर लोग द्वारा ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रत्यक्ष रूप से क्या की जाती है, तो भाग ली जाती है। इसलिए आपको याद रखना है ग्राम सभा को। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में निम्न में से क्या आवश्यक है। साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए जो आवश्यक है यह क्या है, तो यहाँ पे याद रखना है व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना ही सबसे पहला लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे और देख सकते हैं कि जो रंजीत आईएएस सर का ये जीएस सोशल स्टडीज़ का बुक जो है कितना क्वेश्चन बेहतर है। देखिए क्वेश्चन जो है 100% यहाँ से आपका पूछे जाएंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पे बताया गया है। और इसमें नो डाउट है कि ये जो है एक प्रकार से कहा जाए तो सिलेक्टेड पर्सन है, आईएएस रह चुके हैं, तो इनको पता है कि कौन आयोग किस तरह से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग इस बुक पे ट्रस्ट कर सकते हैं। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था। भारत में एक पार्टी का बात कर रहा है, आप समझ गए होंगे कौन पार्टी था, यहाँ पे बताने का ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो याद रखना है आपका 1977। ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लेकर वर्ष 1977 तक जो है यह भारत में किसका था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था, जो कि इसमें आप लोग समझ चुके होते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का जो वर्ष था, कौन सा वर्ष था? तो ये आप लोग याद रखेंगे। शिमला समझौता जो होता है कब होता है? तो 2 जुलाई वर्ष 1972 को होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया जाता है? तो उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, और आपका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, ये आपका जुल्फिकार अली थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इन्हीं दोनों के बीच शिमला समझौता होता है। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? मंडल आयोग जो रिपोर्ट है यह किससे संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा किससे है? तो अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है, जो कि आप लोग देखते होंगे कि ओबीसी के जो वर्ग के लोग होते हैं वो मंडल आयोग का बहुत ही ज़्यादा समर्थन करते हैं। खासकर हम अगर बात कर लें तो अभी देखते होंगे भीम आर्मी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो भीम आर्मी के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, ये भी लोग मंडल आयोग की बहुत ही क्या करते हैं? तो सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मांग करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, ध्यान दीजिएगा, बीटीसी, एक स्वायत्तशासी निकाय बनाया गया है? यह आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका असम। ठीक है, असम राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बना की स्थापना की गई है, और यह आपका कब हुआ था? तो फरवरी 2003 में हुआ था, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को कानूनी करार दिया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली ने। ठीक है, जुलाई 2009 की बात है। जुलाई 2009 में नई दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा 2 व्यक्ति के बीच यौन संबंधों को धारा आपका 377, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, धारा 377 को निराधार कर दिया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2013 में, बहुत इंपॉर्टेंट है और हाल ही का चीज़ है, 2013 में जो है यह इस फैसले को रोक दिया गया, और फैसला जो है यह धारा 377 में संशोधन करने के पश्चात ही ऐसा हो सका। तो यह आपको धारा 370 जो है यह आपसे पूछा जा सकता है, 377, तो याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य जो कारण था यह क्या था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएंगे? तो याद रखना है, अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन जो है यही कारण था भारत में सांप्रदायिकता। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, लोग जो थे, अल्पसंख्यक जो लोग थे, यह शिक्षित नहीं थे, और इनको जो समझाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, अगर हम बात कर लें, इतिहास वहीं से प्रारंभ होता है, सांप्रदायिकता का विभाजन। तो हम बात कर लें अगर इसके बारे में, तो जो लोग वो उसको समझाते थे, सिखाते थे, वही वो लोग मान लेते थे, वही उस लोग विश्वास कर लेते थे, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा नहीं था, उनको पता नहीं था सही और गलत क्या है, और जिधर वो लोग मोड़ते थे उधर मुड़ जाते थे। ठीक है, यही कारण था जो कि हम लोग आज बहुत कुछ देख रहे हैं वर्तमान में भी, और हमारा भारत पाकिस्तान का जो विभाजन था यही कारण भी महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्रायोजेनिक विज्ञान पूछ रहा है आपसे, यह किससे संबंधित है? तो याद रखना साथी, यह जो है आपका किससे है? तो निम्न ताप से संबंधित है। क्रायोजेनिक विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो कम तापमान पर भी अगर बात कर ले हम, तो पदार्थ के उत्पादन और पदार्थों के व्यवहार से संबंधित है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, क्या? तो क्रायोजेनिक विज्ञान को। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप सभी लोग, क्या कारण है कि व्यक्ति जो है चट्टानों पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो यह आपका कारण जो है याद रखना है, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तो प्रतिक्रिया का। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिए गए थे। ठीक है, 3 नियम दिए गए थे, जिसमें हम अगर बात कर ले तो तीसरे नियम की हम बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? तो यह तीसरे नियम में आपका कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। मानकर चलिए आप जितने स्पीड में किसी भी चीज़ पर प्रहार करते हैं, तो उस चीज़ पर आपको जो दोबारा आप पे अटैक होगा उसमें डबल होगा। ठीक है, डबल गति होगी। इसी को कहा जाता है न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
कि निम्न में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग और सौर कुकर को गर्म करता है। साथ ही जल्दी से बता दीजिए, प्रश्न बहुत इजी है। यह हम अगर बात कर लें तो आप सभी लोग ऑप्शन देख लें ताकि कोई समस्या ना हो। पराबैंगनी किरण, लाल और अवरक्त या फिर कॉस्मिक किरण। देखिए कई बार चर्चा किया गया इस प्रश्न पे है, तो यह आपका होगा क्या, तो अवरक्त किरण हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की अवरक्त किरणों की हम बात कर लें तो किसी भी वस्तु गर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे दे साथ ही आप सभी के लिए एक बेहतर यहाँ पे अभी अवसर है कि झारखंड में भी आपका क्या है, तो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतर वहाँ पे भी चीज़ देखने को मिल रहा है। और सबसे बेहतर बात है कि पूरे भारत के बच्चों के लिए वहाँ पे भी छूट दिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी आप लोग अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, क्योंकि बिहार पे पूरी तरह से निर्भर रहना ये उचित नहीं है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि वहाँ पे भी आप लोग 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए वहाँ पे टीचर का जो है वैकेंसी आने वाली है। थोड़ा सा वहाँ पे लगा हुआ है, हाई कोर्ट का वहाँ पे बीच में इंटरवल हुआ है, तो थोड़ा सा भी ब्रेक लगा हुआ है। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भराने का डेट आ जाएगा। लेकिन देखते हैं कब तक आता है। जैसे ही आता है वो तो इस चैनल पे आपको मिलेगा ही, इसके लिए नो डाउट कि आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे हर अपडेट, हर चीज़ मिलने वाला है, चाहे वो बिहार का हो, दिल्ली का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो या फिर किसी अन्य राज्य का हो। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा शिक्षक भर्ती के लिए, और इस चैनल से ही हम 100% आपका सिलेक्शन करवाएंगे, आपको टीचर बनने का सपना पूरा करवाएंगे। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक, ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यह आपका जो प्रयोग किए जाने वाले हैं यह क्या है, तो जल का। ठीक है, याद रखेंगे जल का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बचपन से सब लोग पढ़ते आते रहे हैं ये क्वेश्चन को। तो यह क्या होगा, तो याद रखना है ऑक्सीजन, और आपका क्या होगा, तो जल वाष्प के कारण हो जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। आगे चलते हैं, तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सी धातु को यदल लेपन में प्रतिक्रिया के प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम अगर बात कर ले इसके बारे में तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो याद रखना है जिंक। ठीक है, यदन लेपन की प्रक्रिया में लोहे पर जिंक धातु की परत का क्या होता है, तो आवरण किया जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, तो कहता है सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिका की गिनित संख्या डैश है। साथ ही गिनित संख्या जो डैश है ये क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कितनी है, तो 4.5 मिलियन या फिर हम कह लें आपका 4.5 लाख है। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे यह क्वेश्चन था। मानव रक्त का पीएच मान क्या है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो याद रखेंगे यह हो जाएगा 7.4। ठीक है, 7.4 हो जाएगा। साथ ही याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रक्त जो है यह थोड़ी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित रहता है। पीयूष ग्रंथि या फिर बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट जितने भी ग्रंथि हार्मोन्स हैं, देखिए बहुत बार आपको पढ़ा है, तो बहुत ही इजी होगा पीयूष ग्रंथि को जानने के लिए आप सभी के पास। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होते हैं, तो याद रखना है। साथ ही यह आपका होगा क्या, तो मस्तिष्क के नीचे होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्रावित तंत्र की सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क के नीचे अवस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि दो भागों, अग्र पीयूष और आपका एक होता है, थोड़ा सा नाम टफ है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है आपका अग्र पीयूष, दूसरा होता है आपका एनी हाइपोसाइसिस कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, दोनों के बारे में इसी का नाम है। आगे बढ़ते हैं, तो कहता है जीवित शरीर के भीतर कोशिका और ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। देखिए जीवित शरीर के
भीतर कोशिका और ऊतकों की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, यह आपका होगा क्या? तो नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस जो है यह कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता जो है यह क्यों विख्यात है, किस लिए विख्यात है? देखिए, उषा मेहता के बारे में आपको हम बताए हुए हैं, तो बिना किसी देरी के आप लोग बताएं। देखिए, उषा मेहता याद कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब? वर्ष 1942 गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या करती हैं उषा मेहता? तो गुप्त कांग्रेस रेडियो का चालन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड साथी, चलिए। हाँ, कहता है वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि डैश क्या है साथी, यहाँ देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन इतना ही थे, अब ऑप्शन है आपका, तो क्या था इसमें, जल्दी से बता दीजिए। गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने का असफल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता, रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिकता निर्णय की घोषणा की, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो याद रखेंगे साथी, यह होगा आपका रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिकता अधिनियम जो लाया था, जिसको हम कहते हैं कम्युनल अबॉर्ट, और इसी के आधार पर आपका वर्ष 1930 से क्या होता है 32 तक आपका गोलमेज सम्मेलन चलाए जाते हैं, जिसमें सांप्रदायिक के आधार पर लोगों को विभाजन करने के लिए भारत में यह लाया जाता है कि अलग अलग धर्म के लोग जो नेतृत्व करता थे उनको निर्वाचन के अधिकार दिए जा रहे थे, जिसके विरुद्ध कौन थे? तो गांधी जी थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन याद कीजिए किसकी प्रतिक्रिया में था? तो यह आपका हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन के आने के कारण भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? जल्दी से बता दीजिए कारण। आप सभी लोग आपके सामने ऑप्शन दे चुके हैं, तो यह आपको याद रखना है क्या हुआ था। तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य न थे, इस कारण से क्या किया गया था? तो भारतीय जन आंदोलन किया गया था, खासकर भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी इसके द्वारा, इसके सदस्यों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, जो कि बिल्कुल सटीक था भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और कब आया था साइमन कमीशन, जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग, कई बार इस पर हम चर्चा किए हुए हैं, तो याद रखेंगे कब आता है, जल्दी से बताएं। तो यह आपका आता है 1927 या 28 में। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, वैसे 28 में आता है, 100% मुझे लग रहा है कि 28 में आता है। ठीक है, आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कहता है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के तंजौर पर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, आप सब लोग खुद से ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको इतना बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देखने को मिला है? जल्दी से बता दीजिएगा आप सभी लोग। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना बेहतर है, और 100% जब आप एग्ज़ाम में बैठेगा तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम अगर बात कर ले तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएंगे? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, याद रखना है। देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो 2 मार्च वर्ष 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर 11 सूत्री मांग लिखा था। 11 सूत्री मांग क्या किया था? मांग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का 11 सूत्री मांग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार सिविल सर्विस में पूछे गए हैं कि गांधी जी की 11 सूत्री मांग में क्या क्या था। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, 11 सूत्री मांग की गई थी, इसी के बारे में यहाँ चर्चाएं की गई है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया जाएगा? तो साथ ही याद रखना है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना के तहत परिकल्पना यह की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो होगा वह भारतीयों को क्या दिया जाएगा? तो याद रखना है, यह आपको भारतीयों को डोमिनियन स्टेट की दर्जा दी जाएगी। डोमिनियन स्टेट क्या है यह आपको पता होना चाहिए। देखिए, डोमिनियन का मतलब होता है कि सरकार के अंतर्गत जो
ब्रिटिश सरकार है उसके अंतर्गत ही रहकर कुछ अधिकार को हमें मिले, कुछ अधिकार पर वो शासन करें, इसको कहीं कहा जाता है डोमिनियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करें चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, देखिए वर्ष 1927 की जो बटलर कमेटी का उद्देश्य रहा था, क्या रहा था, तो भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना था। ठीक है, यह आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड साथी। चलिए, कहता है वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, जिसको हम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपलब्ध था। तो साथी यह आपका उपबंध जो था यह किसके थे, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए आप सभी लोग, यह आपका होगा अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें चर्चा करना जरूरी है। देखिए वर्ष 1929 की जो व्यापार विवाद अधिनियम रहा है, यह आपको कब देखने को मिलता है, तो जब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध आपका याद कीजिए 1914 से 18 तक चलता है, उसके कुछ वर्षों के पश्चात आपका अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपका सामान्य मिल हड़ताल जो कि 1921 में देखे जाते हैं। थोड़ा सा हम डेप्थ में लेके जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। शांतिपूर्ण तरीके से औद्योगिक विवादों के निपटारे हेतु क्या किया गया था, तो व्यवहार अधिनियम 1929 पारित किया गया था, जिसमें अधिकार के स्थान और हड़ताल पर रोक का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो उस समय जो थे बहुत सारे कारीगर थे, जो कि खासकर हम कारखाने की अगर बात कर ले तो कारखाने के कारीगर जो थे वो तरह तरह के हड़ताल करते थे। ठीक है, तो इसी के कारण में यह क्या किया गया, तो यह अधिनियम लाया गया इसको रोकने के लिए। आगे चलते हैं, तो कहता है पाकिस्तान की अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पाकिस्तान का जो अलग राज्य आंदोलन की जो मांग ही था, इसका नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह आपका हो जाएगा कौन सा, तो याद रखेंगे यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान अलग मांग की जो है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में किया गया था, और आगा खां या फिर हम कह लें समीतुल्लाह जो थे, यह मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिए थे। तो ये दोनों व्यक्ति को आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। सीमांत गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सीमांत गांधी जो हैं यह आपको किनको जाना जाता है, तो याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के उपाधि से जाना जाता है, जो कि आप सभी लोग इनको याद रखेंगे। चलिए हम अगर थोड़ा बात करें इनके बारे में, तो भारतीय इतिहास में इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ये बात तो आप लोग याद रखेंगे। और इन्होंने गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के पश्चात पश्चिम उत्तर में, याद रखेंगे पश्चिम उत्तर में किस संगठन की स्थापना करते हैं, तो लाल कुर्ती नामक संगठन या फिर हम कह लें आंदोलन चलाते हैं। तो यहाँ पे आपको सीमांत गांधी के द्वारा 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सम्मिलित कीजिए, चलिए यहाँ पे सम्मिलित करना है आपको, कुट के माध्यम से अपना आंसर दीजिए। ऑलरेडी हम इसको सम्मिलित कर चुके हैं, पहले आप लोग कर लें, फिर मैं आपका आंसर यहाँ पे हम लगा देंगे। यहाँ पे हम बात कर ले तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में दिए गए हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, जल्दी से बता दीजिए। बाणगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान है, ये सभी कहाँ पे हैं। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को हम लगा दिए हैं, आप लोग देखकर इसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, आप लोग ज़रूर से इसको कीजिएगा। कहता है एशियाई बब्बर शेर जिसको कहते हैं, एशियाटिक लायन कहते हैं, यह निवास कहाँ है। साथी जल्दी बताएं यह जो है कहाँ है, तो यह आपको ध्यान रखना है, कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो ए गिर पवन। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात के जूनागढ़ में पड़ता है, याद रखेंगे। इस यहाँ पे एशियाटिक शेर का निवास स्थान है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है। मगर और घड़ियालों का जो संरक्षण है यह आपको कहाँ करते हैं, तो याद रखना है
चंबल व सोन नदी में किया जाता है। ठीक है, चंबल की घाटी आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है। तो इस प्रकार से हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं चंबल की घाटी के बारे में, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है यहाँ पे कहता है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। साथ ही यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, जल्दी बताएं। तो यह होगा आपका दक्षिण के जिले में। ठीक है, आदिम जनजाति कोरकू जो है यह मध्य प्रदेश के दक्षिण के जिले में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनके बारे में आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात कर लें तो कहता है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है। पराध्वनिक जेट के कारण क्या उत्पन्न होता है, जल्दी बता दीजिए। देखिए आज का क्वेश्चन जो है 100% बेहतर है। तो यह आपका होगा हवा में प्रदूषण। ठीक है, याद रखेंगे, हवा में प्रदूषण जो है यह आपका राइट आंसर होगा। और यह उत्पन्न क्या करता है, तो याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, जिसके कारण वायु क्या होते हैं, तो प्रदूषित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। गिर 1 है, अभी जस्ट हम गिर 1 का जिक्र किए हैं। उसके बाद आपका भरतपुर वर्ल्ड सेक्चुरी है, बांधव सेक्चुरी है आपका, और काजीरंगा सेक्चुरी है। देखिए कुट के माध्यम से आंसर देते चलिए। तो यह आपका क्या होंगे, जल्दी बताएं। यह आपका ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। यह मेरे ख्याल से जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्या होगा, बी होगा। गिर 1 जो कि गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, अभी जस्ट बताए हैं। उसके बाद आपका बांधवगढ़ है, जो कि बांधवगढ़ सेक्चुरी मध्य प्रदेश के बांध संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर वर्ल्ड सेक्चुरी जो है यह आपका क्या है, तो यह आपका साथी याद रखेंगे, यहाँ पे यह पश्चिम विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हम अगर बात कर लें आपका काजीरंगा जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग बताइए जल्दी से। बहुत बार काजीरंगा के हम बात किए हैं, तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है। कान्हा किसली जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होंगे इसका क्या होंगे, तो आपका ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखेंगे, कान्हा किसली जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और यह आपका 1974 में, ठीक है, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेतला पार्क कहाँ स्थित है। वेतला पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो यह आपका झारखंड में कहाँ है, जल्दी से बता दीजिए। सॉरी, झारखंड यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना चाहिए, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए साथी यह बिहार। ठीक है, बिहार होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और वर्तमान हम अगर बात कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार जो है यह पहले झारखंड और बिहार एक थे, लेकिन अब बंटवारा हो चुके हैं, विभाजन हो चुके हैं। तो अब जो वेतला पार्क है यह कहाँ चल चुका है, तो झारखंड में चल गया है, झारखंड के पलामू जिले में चल गया है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, हमें याद था इसलिए मेरे मुँह से झारखंड शुरुआत में ही निकल गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य डैश का विकास करना है। पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य है या किस चीज़ का विकास करना है, जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पे आंसर कीजिए। तो यह आपको क्या होगा, तो साथ ही यह होगा आपका इनमें सभी। ठीक है, देखिए पर्यावरण जो है अध्ययन, इसमें क्या है, तो स्थानीय पर्यावरण और पर्यावरण के मुद्दे हैं उसमें समझना है। वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे को समझना है। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना है। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल राइट आंसर है। अंतिम प्रश्नों पे हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अंतिम क्वेश्चन कहता है, विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव सप्ताह जो है यह कब मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह आपको याद रखना है, अक्टूबर का पहले सप्ताह में मनाया जाता है। हम बात कर लेकर इसके डिटेल में, तो याद रखना है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में जो है यह आपको पूरे भारत में प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ईवीएस भी है। ठीक है, तो यह आपका होता है साथी रंजीत IAS सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सोशल स्टडीज़ का, जो कि मेरे द्वारा प्रयास किया गया था कि हर चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ समझाया जाए।
आई होप कि आप सभी को ये चीज़ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करते चलिएगा, लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाते चलिएगा और अपने चैनल को अपना चैनल समझकर एक बार आगे बढ़ाते चलिएगा। ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा और लगातार यह सेट अभी चलने वाला है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। और याद से रखिए कि करेंट अफेयर का आपका क्लास छूटने ना पाए। देखिए, करेंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है, ऐसा सेगमेंट है जो कि वहाँ से 100% आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं और वहाँ से 100% क्वेश्चन वही पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा GS में इधर उधर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन करेंट अफेयर से जो अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो वहाँ आपका कम से कम देखना 30 क्वेश्चन 30 नंबर का देखने को मिलेगा, ये मुझे लगता है। क्योंकि BPSC में 30 मिलता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको करेंट अफेयर का 25 से 20 तो 100% देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही बड़ा करेंट अफेयर का रोल है और हम लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिक करेंट अफेयर को ला रहे हैं, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर बिहार हो। तो थोड़ा सा आप लोग बने रहिए और करेंट अफेयर की क्लास को देखते रहिए। ठीक है, तो यही था आज के लिए, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।